स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर विच इज द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर कैसे हमारा अर्थ ओवर टाइम धीरे धीरे बदलने लगा, ये सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उससे पहले जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे क्लासेस को देखने के लिए। तो आज के क्लास में पूरा ये फुल चैप्टर हम कवर करेंगे। ओके, चलो। तो हम लोग बचपन में एक राइम गाते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इस चैप्टर में हम इसी राइम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग जब भी नाइट स्काई को देखते हो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, है ना, कि कितने स्टार्स होते हैं हमारे स्काई में। ठीक है, ये जो स्टार्स हैं ये बने कैसे, हमारा जो स्काई है क्या ये कहीं जाके ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे आप बच्चों के दिमाग में। इस चैप्टर में ये सारे आपके डाउट्स थोड़े थोड़े क्लियर होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि इस चैप्टर में आपको सब पता चल जाएगा यूनिवर्स के बारे में, पर इस चैप्टर के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। हम स्टार्स, प्लैनेट, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, तो दो टाइप की थियोरीज हैं, एक को हम कहते हैं अर्ली थियोरी और एक को हम कहते हैं मॉडर्न थियोरी। ठीक है, अर्ली थियोरी का क्या मतलब है, ऐसी थियोरीज जो सबसे पहले बनी थी। ओके, एंड इन थियोरीज में ये बात करी जाती है कि हमारा अर्थ कैसे बना होगा। ओके, अब क्योंकि ये थियोरी बहुत पहले बनाई गई थी तो काफ़ी सारी इसमें गलतियां हैं, बहुत सारे लोग इन थियोरीज के ऊपर विश्वास नहीं करते, पर अर्ली थियोरीज की वजह से हमारा बेस बना, जिसके बाद फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने मॉडर्न थियोरीज हमें दी। ठीक है, तो पहले हम अर्ली थियोरीज से स्टार्ट करेंगे। अर्ली थियोरीज में हम अलग अलग थियोरीज देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने क्या कहा कि हमारा अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग हाइपोथेसिस दी अलग अलग फिलोसोफर्स ने और साइंटिस्ट ने इस चीज से रिलेटेड कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। ठीक है, इन सारी थियोरीज में से सबसे जो पॉपुलर थियोरी है, ठीक है, इट वाज गिवन बाय अ जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम है इमैनुअल कांट। ठीक है, उन्हीं की ही इमेज यहाँ पे लगी हुई है। सबसे पॉपुलर थियोरी इमैनुअल कांट ने दी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हमारे एक मैथमेटिशियन आए लैपलेस। ठीक है, उन्होंने कांट की ही थियोरी को और रिवाइज करा, थोड़ी सी और चीजें जोड़ दी। अब ये जो थियोरी है, इस थियोरी को हम कहते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नाम याद रखना। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नेब्यूलर हाइपोथेसिस क्या है बताओ। ठीक है, तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पे। The hypothesis considered that the planets were formed out of a cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotating। तो ये जो hypothesis है, इनके हिसाब से जो planets हैं वो किससे बने हैं, वो एक cloud of material से बने हैं और ये cloud of material youthful sun के साथ associated है। youthful sun मतलब sun हमारा एक स्टार है ना, तो सन के जो एकदम अर्ली स्टेजेस में सन जैसा था उसे कहा जा रहा है यूथफुल सन। ठीक है, तो एकदम अर्ली स्टेज जो था सन का, उसके अराउंड क्लाउड लाइक मटेरियल्स थे। ठीक है, क्लाउड लाइक मटेरियल्स थे उसके आसपास, विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। ठीक है, और ये स्लोली रोटेट कर रहा था एंड इसी से ही धीरे धीरे ओवर टाइम हमारे प्लैनेट्स बनने लगे। ठीक है, ये इनकी थियोरी थी जिसको हम कहते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस, कि प्लैनेट्स कैसे बने, क्लाउड्स ऑफ मटेरियल थे जो कि यूथफुल सन के साथ आसपास एसोसिएटेड थे और ये स्लोली रोटेट कर रहे थे, ओवर टाइम धीरे धीरे हमारे प्लैनेट्स बनने लगे। ठीक है, लेटर क्या हुआ, इन 1900 चैम्बरलेन एंड मोल्टन, 1900 में क्या हुआ, इन दोनों ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। ठीक है, कंसिडर्ड दैट अ वैंडरिंग स्टार अप्रोच द सन। ठीक है, अब इनका हाइपोथेसिस क्या था कि सन हमारा आराम से चिल कर रहा था और साइड से कोई भटकता हुआ स्टार सन के साइड से गुजरा। ठीक है, जब वो गुजर रहा तो क्या हुआ, एज ए रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। तो सन हमारा चिल कर रहा है, ठीक है, साइड से एक स्टार ऐसे भटकता हुआ निकल गया। तो जब स्टार निकल रहा था तो क्या हुआ, सन का जो थोड़ा बहुत मटेरियल है वो भी स्टार की तरफ खींचने लग गया।
तो एक इलोंगेटेड पाथ क्रिएट हुआ, जिसे ये कह रहे हैं कि एक सिगार की तरह एक शेप क्रिएट हुई जो कि सब सेपरेट हो गई सन से, एंड फिर उस मटेरियल से हमारा प्लैनेट बना। ठीक है, ये इन लोगों की थियरी है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको और क्लियर होगा। तो वैसे इनके हाइपोथेसिस का नाम है प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सन है, सन के साइड से हमारा मस्त एक स्टार गुजर रहा है। तो स्टार जब गुजर रहा था तो क्या हुआ, सन के सरफेस में से थोड़ा सा मटेरियल स्टार ने खींच लिया। ठीक है, तो रास्ते में क्या हुआ, एक एलोंगेटेड सी एक मटेरियल बन गई। ठीक है, सिगार शेप्ड मटेरियल बन गई, एंड ओवर टाइम इस मटेरियल से प्लैनेट बना। ठीक है, ऐसा किसने कहा, चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने कहा 1900 में। ये इन लोगों की अलग थियरी थी। फिर क्या हुआ, सर जेम्स जीन्स आते हैं और लेटर सर हैरल्ड जेफरी आते हैं, और इन्होंने भी क्या करा, इसी थियरी को सपोर्ट करा। इन्होंने भी कहा कि हाँ, प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस हमको भी सही लग रहा है, पर इन्होंने इस हाइपोथेसिस में थोड़े से और एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर दिया। ठीक है, इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा, इनको लगा हाँ हाँ बढ़िया है, फिर इन्होंने अपनी तरफ से भी रिसर्च करके कुछ चीजों को ऐड करा। अब ये जो थियरी है सर जेम्स जीन्स, सर हैरल्ड जेफरी की, ठीक है, और चैम्बरलेन और मोल्टन की, इन सारे लोगों की थियरी को पता है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बाइनरी थियरीज हैं ये। क्यों कहते हैं हम इनको बाइनरी थियरीज? बाइनरी जो शब्द है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई भी दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, प्लैनेट को बनाने के लिए दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक अपना सन और एक अपना स्टार, दो चीजें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए इस टाइप की थियरी को हम बाइनरी थियरीज कहते हैं। 1950 में क्या होता है, ओटो श्मिड इन रशिया, ठीक है, ये रशिया से थे, और कार्ल वेस्कार इन जर्मनी, ठीक है, इन्होंने नेब्यूलर हाइपोथेसिस को ही थोड़ा सा और रिसर्च करना स्टार्ट करा और उसे थोड़ा सा रिवाइज करा। ठीक है, they considered that the sun was surrounded by a solar nebula containing mostly hydrogen and helium। ठीक है, इन्होंने क्या कंसिडर करा, ये मान के तो देखो नेब्यूलर हाइपोथेसिस को ही ये अपना बेस मान रहे थे, पर इसी हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या एक्स्ट्रा ऐड करा कि जो सन है, सन के आसपास क्या है, एक नेब्यूला है। नेब्यूला मतलब एक क्लाउड लाइक सरफेस है। ठीक है, और इस नेब्यूला में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस बहुत ज्यादा थे और आसपास बहुत ज्यादा डस्ट भी था। ठीक है, तो ये ओटो श्मिड ने बोला और कार्ल वेस्कर ने भी ये बोला। ठीक है, द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि ये जो सन के आसपास ये जो पार्टिकल्स थे, जो गैस थे, इनके बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनका जो फ्रिक्शन था और जो कोलिजन हुआ अलग अलग पार्टिकल्स का, उसके वजह से क्या हुआ, एक डिस्क शेप, ठीक है, मतलब डिस्क मतलब ऐसा, एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बना। एंड देन पहले एक डिस्क शेप क्लाउड बना और उसके बाद क्या हुआ, इस डिस्क शेप के ऊपर एक्रीशन का प्रोसेस हुआ। एक्रीशन क्या होता है, जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे लगती रहती है तो हम उसे एक्रीशन कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले तो एक डिस्क बना क्लाउड का, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इस पे एक्रीशन हुआ, लेयर के ऊपर लेयर लगती गई, एंड ओवर टाइम इन्होंने कहा कि धीरे धीरे एक प्लैनेट बना। ठीक है, हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो जो हमारी अर्ली थियरीज हैं उसमें तो लोग हमें ये समझा रहे हैं कि अर्थ कैसे बना, प्लैनेट कैसे बने, है ना, पर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, लोगों ने ये सोचना बंद कर दिया कि अर्थ कैसे बना, और लोगों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि यूनिवर्स कैसे बना। ठीक है, इन्होंने थोड़ा लॉजिक लगाया कि अगर हम यूनिवर्स के बारे में समझ जाएंगे तो अर्थ तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा, है ना। तो अर्ली थियरीज में लोग अर्थ के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे विद टाइम जो नई नई थियरीज आई उनको हम मॉडर्न थियरीज कहते हैं, और मॉडर्न थियरीज में क्या होता है, हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझते हैं, यूनिवर्स हमारा कैसे बना ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स कैसे बना इसके भी अगेन अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, लोगों की अलग अलग थियरी हैं, पर उन सारे थियरीज में से सबसे पॉपुलर है हमारा बिग बैंग थियरी। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट क्या है, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को ही एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है।
अब देखो बिग बैंग थियरी नाम हमें याद रहता है ना, हमने सुना भी है, एक वैसे सिटकॉम भी आता है बिग बैंग थियरी, ओके। सो मतलब ये नाम हमें याद रहता है ना। पर अगर कोई थोड़ी चालाक सी टीचर हुई है ना, तो वो क्या करेंगे, वो आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, आपको थोड़ा टेस्ट करने के लिए वो क्या कहेंगे, वो क्वेश्चन में लिख देंगे कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के बारे में लिखो। अब यहाँ आप लोग फंस जाओगे कि बिग बैंग थियरी तो पढ़ाया था दीदी ने, ठीक है, ये क्या पूछ लिया। तो ये याद रखना है, बिग बैंग थियरी को ही हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। एडविन हबल नाम के एक पर्सन थे, 1920 में इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे और इन्होंने लोगों को प्रूफ प्रोवाइड करा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग। अच्छा, साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि गैलेक्सी के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है ना। गैलेक्सी के बिटवीन का जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिग बैंग थियरी में ये माना जाता है और एडविन हबल ने प्रूफ भी करा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि अलग अलग गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सी भी बड़ी होती जा रही है, ठीक है। मान लो ये एक गैलेक्सी है और मान लो ये एक गैलेक्सी है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। थोड़े टाइम के बाद ये गैलेक्सी यहाँ पहुंच जाएगा, ये गैलेक्सी यहाँ पहुंच जाएगा, पर इन दोनों का जो साइज है वो सेम रहेगा, ठीक है। ये हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं पूरा सामान वगैरह तो लेके आई हूँ, मुझे अभी याद आया कि मार्कर एकदम, हाँ एकदम ही नया मार्कर है, इसे पूरा खोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मेरे पास एक बलून है, ठीक है, बलून दिख रहा होगा सारे बच्चों को। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ, ओके। हाँ, तो मैंने 2 डॉट्स तो बना दिए, दिख रहा होगा आप बच्चों को, ठीक है। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और पास आ जाती हूँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें 2 डॉट्स हैं, ओके। तो ये हमारे 2 गैलेक्सीज की तरह हैं, जो मतलब थोड़ा पास पास है, ओके। पर बिग बैंग थियरी में तो क्या कहा जा रहा है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें हवा भर देते हैं, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसमें हवा भर के देखती हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हाँ कितना क्यूट तो लग रहा है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो 2 डॉट्स हैं, पहले क्या थे, ये 2 डॉट्स पास पास थे, अब हमने अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड कर दिया। यूनिवर्स को एक्सपैंड करा तो क्या हुआ, हमारे ये 2 डॉट्स थोड़े दूर दूर हो गए। तो यही चीज हमारे साइंटिस्ट हमें समझा रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो गैलेक्सीज भी हमारी दूर दूर होती जा रही हैं। अब मैं और हवा भर दूंगी तो मुझे मतलब लग नहीं रहा मैं और थोड़ा भर पाऊंगी, हाँ, पर अगर मैंने थोड़ा और हवा भर दिया तो ये जो गैलेक्सीज हैं ये थोड़े और दूर चले जाएंगे, ठीक है। पर अब आपको लग रहा होगा कि इसका तो साइज भी हल्का सा बढ़ गया, जब मैंने बनाया था तो वो बहुत छोटे छोटे से थे, इन डॉट्स का तो साइज भी बढ़ गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, यही कह रहे हैं ये लोग कि दूरी बढ़ जाती है पर साइज नहीं बढ़ता, ओके। तो यही चीज बिग बैंग थियरी है कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है तो गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, पर गैलेक्सी का साइज नहीं बढ़ रहा। क्लियर है यहां तक, ओके। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थियरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग स्टेजेस में हमें बिग बैंग थियरी को समझाया गया, ठीक है। तो बिग बैंग थियरी के बारे में पढ़ते हैं। In the beginning, all matter forming universe existed in one place in the form of a tiny ball, ठीक है। In the beginning, एकदम starting में क्या था, all matter forming the universe, सारा मैटर जिससे हमारा यूनिवर्स बना वो एक छोटा सा एक एटम था, ठीक है, एक टाइनी सा बॉल था, ठीक है। बिग बैंग थियरी में क्या कहा जाता है, शुरुआत में हमारे अर्थ में अभी आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो एक टाइनी सा बॉल था, एक सिंगल एटम था, ठीक है। और इस एटम का अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम था, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम था इसका, पर इसका जो टेम्परेचर था वो इन्फिनाइट था, ठीक है, इन्फिनाइट टेम्परेचर, और इसकी डेंसिटी भी इन्फिनाइट थी, ठीक है। तो शुरुआत में अभी आपको अर्थ में जो भी दिख रहा है वो एक छोटा सा एटम था, ठीक है, जिसका बहुत ही अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम था और इन्फिनाइट टेम्परेचर और इन्फिनाइट
डेंसिटी थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज में क्या होता है बिग बैंग थियरी के, ये जो टाइनी बॉल है ये अचानक से ऐसे एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है, बहुत वायलेंट तरीके से ये एक्सप्लोड होता है। जैसे ही ये एक्सप्लोड होता है हमारा ये जो टाइनी सा एटम था ये एक्सपैंड करने लग जाता है, ठीक है। इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट टुक प्लेस, हमारे हिसाब से बिग बैंग थियरी का इवेंट कब हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग थियरी का ये एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। दी एक्सपेंशन, और जो एक्सपेंशन चल रहा है इस एक्सप्लोजन के वजह से, वो एक्सपेंशन आज के टाइम तक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब उतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था, पर अब भी धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है, बस हमें उतना पता नहीं चल पाता, ठीक है। एज इट ग्रू, जैसे जैसे वो एटम बढ़ रहा था, क्या हुआ, सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर, वो बहुत वायलेंटली फटा ना, एक्सप्लोड हुआ, तो जो एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, कुछ सेकेंड के अंदर ही बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होने लगा बिग बैंग होते ही, ठीक है। देयर आफ्टर एक्सपेंशन हैज स्लो डाउन, ठीक है। जैसे ही बिग बैंग हुआ कुछ सेकेंड्स में तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंशन हो गया, पर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंशन की जो स्पीड है वो कम होने लगी। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स द फर्स्ट एटम बिगैन टू फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट 3 मिनट्स के बाद क्या हुआ, नए एटम्स धीरे धीरे बनने लगे। थर्ड स्टेप में क्या बताया जा रहा है आपको, विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, ठीक है, जब 3 लाख ईयर्स हो गए बिग बैंग को हुए, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है हमारा अर्थ, ठीक है। तो 4500 के मतलब केल्विन, ठीक है, इस टेम्परेचर जितना ड्रॉप हुआ एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर, एंड उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा एटॉमिक मैटर बनने लगा। तो ये एक डायग्राम है, अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल बनाया आना ये डायग्राम, ठीक है, बना के आ जाना, इजी डायग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, और मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है कि एक्सप्लोजन की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, तो अलग अलग गैलेक्सीज हैं ये, अब एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इन गैलेक्सी, मैं दूसरा कलर उठा लेती हूँ, हाँ, इन गैलेक्सी, अरे ब्लैक ही उठा लिया मैंने, हाँ, इन गैलेक्सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, ठीक है। इस वाली इमेज में तो पास पास है गैलेक्सी, इसमें गैलेक्सी दूर हो गए, ऊपर गैलेक्सी और दूर हो गए। तो यही मैं आपको बलून से समझाने की कोशिश कर रही थी कि डॉट्स थोड़े और दूर हो गए, पर गैलेक्सी का जो साइज है वो नहीं बदलेगा। गैलेक्सी का साइज यहाँ पर भी उतना ही था, यहाँ पर भी उतना ही था, यहाँ पर भी उतना ही है। गैलेक्सी का साइज नहीं बढ़ेगा, बस डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ओके, चलो अब क्या हुआ, क्या बिग बैंग थियरी के खिलाफ किसी ने नहीं बोला? जैसे ही बिग बैंग थियरी के बारे में हमने हिसाब लगाया, सब मान गए क्या कि हाँ बढ़िया थियरी है, यही मानते हैं? ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोगों ने उस थियरी के खिलाफ भी बोला, ठीक है। तो एन ऑल्टरनेटिव, बिग बैंग थियरी का एक ऑल्टरनेटिव थियरी है जिसको हम कहते हैं होयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है, होयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट कहते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या माना जाता है, यूनिवर्स टू बी रफली सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि तुम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में यूनिवर्स को उठा लो, यूनिवर्स रफली सेम साइज का होगा, ठीक है। बिग बैंग थियरी में तो हम कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता जाता है ना। इस वाले थियरी में, होयल्स के कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स को किसी भी टाइम में देख लो, इसका रफली सेम साइज होता है, ठीक है। हाउएवर विद ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, बिग बैंग थियरी से रिलेटेड हमें ज्यादा एविडेंस मिलने लगे, तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों ने बिग बैंग थियरी को ही सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम बिग बैंग थियरी को ही ज्यादा उसके ऊपर, उस थियरी के ऊपर विश्वास करते हैं, बिकॉज वी हैव फाउंड मोर प्रूफ, ठीक है, मोर एविडेंस। तो दोनों थियरी के बीच में थोड़ा सा हम फर्क देख लेते हैं, ठीक है। बिग बैंग थियरी में क्या हो रहा है, ठीक है, पहले इतना था अपना यूनिवर्स, फिर एक्सपैंड हुआ यूनिवर्स, फिर एक्सपैंड हुआ यूनिवर्स, डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं गैलेक्सी के बीच में, पर गैलेक्सी का साइज उतना ही है, ठीक है, वो बलून वाली चीज जो हमने करा। ये क्या है, स्टेडी स्टेट थियरी। स्टेडी स्टेट थियरी में क्या हो रहा है, कुछ एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है, रफली उतने ही डिस्टेंस में सारे गैलेक्सी लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, रफली सेम साइज है यूनिवर्स का, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स,
नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जब हमारा अर्ली यूनिवर्स बना तो मैटर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इवनली नहीं हुआ, ठीक है। These initial density difference gave rise to difference in gravitational force, ठीक है। तो अब क्योंकि हर जगह अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग मैटर है, तो डेंसिटी में डिफरेंस आने लग गया, हर जगह अलग अलग डेंसिटी आ गई। अलग अलग डेंसिटी की वजह से क्या हुआ, हर जगह अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस आने लग गई। इसके वजह से क्या हुआ, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वहां पे मैटर्स उस एरिया के पास जाने लगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमारे गैलेक्सीज बनने लगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अर्ली यूनिवर्स जो था हमारा, अर्ली यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी इक्वली बटा हुआ नहीं था, कहीं पे मैटर ज्यादा था, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा थी, कहीं पे कम थी, ठीक है। तो डेंसिटी क्योंकि हर जगह अलग था तो हर जगह अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस थे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से मैटर आसपास उस एरिया में कलेक्ट हो रहा था एंड इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए धीरे धीरे गैलेक्सीज बनने लगे, ठीक है। अब होता क्या है गैलेक्सी, आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास 6 में हमारा एक चैप्टर होता है, ठीक है। क्लास 6 में आपको द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम शायद नाम था चैप्टर का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वैसे मे बी यही नाम था। उसमें थोड़ा बहुत ये सारी चीजें बताई जाती हैं बहुत बेसिक लेवल में। अब उसी को ही इन डिटेल इस क्लास में, इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो उसमें मुझे अचानक से क्लास 6 इसलिए याद है क्योंकि उसमें बताया जाता है कि गैलेक्सी क्या है, ठीक है। गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। गैलेक्सी क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स जहाँ पे हो उसे हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। अब गैलेक्सीज ना एक दूसरे के साथ बहुत दूर दूर होती हैं, ठीक है। गैलेक्सीज के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है और गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये सब यूज नहीं करते, हम कहते हैं लाइट ईयर्स, ठीक है। लाइट ईयर्स टर्म के साथ, यूनिट के साथ हम मेजर करते हैं, ठीक है। अगर गैलेक्सी का डायमीटर का आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना हो तो 80,000 से लेके 1,50,000 तक लाइट ईयर्स तक रफली इनका डायमीटर हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको नेब्यूला क्या होता है बताया जा रहा है, ठीक है। एंड 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ व्हाट इज गैलेक्सी, बताओ व्हाट इज नेब्यूला। तो क्या लिखोगे, नेब्यूला क्या होता है, अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेब्यूला, ठीक है। तो गैलेक्सी कैसे बनने लगता है, जब हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन हो और एक बहुत ही बड़ा क्लाउड बने, और उस क्लाउड को हम क्या कहते हैं, नेब्यूला कहते हैं, ठीक है। These clumps continue to grow in even denser gaseous bodies, ठीक है। अब नेब्यूला जो है वो थोड़ा और डेंस होता रहता है और नेब्यूला के अंदर ही क्या होता है, छोटे छोटे क्लम्स बन जाते हैं डेंस गैसेस के, और धीरे धीरे क्या होता है, इन्हीं गैसेस से हमारे स्टार्स बन जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू टेक, हमारे हिसाब से स्टार्स को बनने में कितना टाइम लगता है, कुछ अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हैं वो कितने साल पहले हुए हैं, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो हुए हैं, ठीक है। चलो लाइट ईयर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आ जाता है व्हाट इज अ लाइट ईयर, तो पॉइंट 1 आपको ये समझना है कि लाइट ईयर ना डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। दूरी मेजर करने के लिए लाइट ईयर को यूज किया जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ईयर पढ़ रहा है ना इस टर्म में, ईयर सुन के हमें लगता है कि टाइम मेजर करने के लिए कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट की स्पीड याद रखनी है, आई अज्यूम आपको याद होगी, 10th में तो हम लोग साइंस लेकर ही आए हैं ना, तो लाइट की स्पीड याद रखना, ठीक है। तो ये लाइट की स्पीड है। कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंसेस द लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रैवल कर लेगा इस स्पीड के साथ 1 साल के अंदर, उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। इतना आपको लाइट ईयर के बारे में पता चले रहेगा तो काफी है, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रैवल कर लेता है अपनी सुपर हाई स्पीड के साथ 1 साल के अंदर अंदर, उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है लाइट, ठीक है, इट इज इक्वल टू समवॉट अबाउट 9.4, ठीक है, और यहाँ रेज टू द पावर 12 किलोमीटर, ठीक है।
तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिस्टेंस हमारा ये जो लाइट है ये ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको लाइट ईयर के बारे में पता होना चाहिए। आपके बुक में भी मतलब एक छोटे से बॉक्स में दे रखा है, बट जस्ट इन केस क्वेश्चन आ जाए कि लाइट ईयर ही बता दो क्या है, तो 2-3 लाइन आपको लाइट ईयर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्स के बारे में हमने पढ़ा अभी, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो समझते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ते हैं। तो अगेन हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे, एक एक करके स्टेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टार्स आर, स्टार्स क्या होते हैं, जब लंप बन जाता है गैस का नेब्यूला के अंदर, तो धीरे धीरे वहां से स्टार बनने लग जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड, ठीक है। तो मान लो एक गैस क्लाउड है, ठीक है, तो गैस क्लाउड के बीच में एक कोर बन जाता है, ठीक है, कोर बन जाता है। आप लोगों ने कोर वगैरह के बारे में, जैसे अर्थ के अंदर भी एक कोर होता है ना, तो वैसे ही नेब्यूला के बीच में गैसेस अक्यूमुलेट हो जाते हैं और धीरे धीरे एक कोर बनने लग जाता है, ठीक है। एंड ए ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। अब इस कोर के अराउंड क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी डिस्क डेवलप हो जाती है, और इस डिस्क में क्या होता है, अलग अलग टाइप के गैस और डस्ट ऐसे ऐसे रोटेट करने लग जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से बताती हूँ। कई बार क्या होता है, नेब्यूला के बीच में एक कोर बन जाता है, ठीक है, और कोर के आसपास क्या होता है, गैसेस और डस्ट ऐसे रोटेट करने लग जाते हैं। ये पहला स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे ये कोर था, कोर के अराउंड हमारा डिस्क था, है ना, तो अब क्या होगा, डिस्क जो है ये धीरे धीरे और कंडेंस होने लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स बनने लगेंगे, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने लगेंगे, स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं ये धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे और इसे हम कहते हैं कोहेंशन, ठीक है। धीरे धीरे ये जुड़ने लगेंगे इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेस्मल्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोहेशंस की वजह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स जुड़ने लगेंगे, ठीक है, पास आने लगेंगे। लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग। अब जब ये सारे छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जुड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़े लार्जर बॉडीज बनने लगेंगे, ठीक है। एंड ग्रेविटेशन अट्रैक्टेड कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। और फिर ये सारे आपस में ऐसे ही चिपक जाते हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का भी एक हाथ होता है इसमें। प्लैनेटेस्मल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, ठीक है। ये होता क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ, ठीक है, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। तो अब स्मॉलर बॉडीज जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा सा अगर एक बॉडी बन जाए तो धीरे धीरे ऐसे प्लैनेट का फॉर्मेशन होने लगता है। फाइनल स्टेज में क्या होता है, दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेस्मल्स एक्रीट टू फॉर्म फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे प्लैनेटेस्मल्स बने यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होने लगेंगे और धीरे धीरे हमारा प्लैनेट बनने लगेगा, ठीक है। एक बार मैं अब स्टार्टिंग से बताती हूँ। अभी आपने ऊपर से स्टेजेस तो सुन लिए, अब मैं आपको एक बार थोड़ा स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या कहा गया। नेब्यूला के बीच में, ठीक है, मान लो ये क्लाउड ऑफ गैसेस हैं। कभी कभी क्या होता है, नेब्यूला के जो गैसेस हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, तो बीच में एक कोर बन जाता है, ठीक है। और कोर के आसपास जो डस्ट है, जो गैसेस हैं वो ऐसे ऐसे रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे राउंड राउंड ऑब्जेक्ट्स बनने लग जाते हैं गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स के, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और थोड़ा सा और बड़ा सा एक स्मॉल ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी आपस में टकराते हैं और जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, लार्जर बॉडीज बनने लगती हैं ऐसे ही और प्लैनेट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्रीट भी करते हैं, एक लेयर के ऊपर एक लेयर आने लग जाते हैं और हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स बताओ, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से, टेंशन मतलब अभी देखेंगे।
ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। द नेब्यूला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड started its collapse and course formation sometime 5 to 5.6 billion years ago। ठीक है, तो वो नेब्यूला जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है, उस नेब्यूला का कोलैप्स और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कुछ 5 से लेके 5.6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और प्लैनेट्स कब बनने स्टार्ट हुए? प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारे प्लैनेट्स बनने लगे। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? हमारा सन को हेड ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, प्लैनेट्स को भी देखेंगे। 63 मून्स, कुछ गलत सा लग रहा है क्या? 63 मून्स कहाँ से आ गए? ठीक है, हमारे अर्थ के पास तो देखो एक ही मून है, बाकी प्लैनेट्स के पास काफ़ी सारे मून्स हैं। ठीक है, तो 63 मून्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक है, और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज और छोटे छोटे स्मॉलर बॉडीज भी हैं, जैसे कि एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब हम अपने प्लैनेट्स को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सन है, सन के सबसे पास क्या है? मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद वीनस, उसके बाद पेन बदल लेते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, हाँ, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो। प्लूटो हमारा प्लैनेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है अभी मैं बताऊंगी आपको। उससे पहले इसे याद करने की एक ट्रिक है, अगर आप लोग याद करना चाहते हो, और करना भी चाहिए, कि सीक्वेंस क्या है हमारे सारे प्लैनेट्स का। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, तो मेरी जो बहुत ही पढ़ी लिखी मदर हैं, उन्होंने क्या करा? हमें कुछ नूडल्स खिला दी। ठीक है, तो M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वेरी, V फॉर वीनस, एजुकेटेड E से स्टार्ट हो रहा है, E से अपना अर्थ। ठीक है, मदर M से और M से मार्स। ठीक है, जस्ट J से जुपिटर, सर्व्ड S से सैटर्न, अस U, ठीक है, U से यूरेनस और नूडल्स N से नेपट्यून। ठीक है, प्लूटो को बेटा अभी नहीं गिनना है इसमें। ठीक है, प्लूटो का क्या करना अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्यों बेचारे प्लूटो का भी हमने कट कर दिया डायग्राम में से, वो हम समझेंगे। ठीक है, चलो, तो हमारे ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ना, इन प्लैनेट्स को हम इनर एंड आउटर प्लैनेट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट्स क्या हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, सन के पास हैं थोड़ा, और भी पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, इनर प्लैनेट्स के बाद आ जाता है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, और इस तरफ अगर आप आओगे तो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, इसे हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इनमें आ जाता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, प्लूटो है बेचारा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इन्हें प्लैनेट में नहीं गिनेंगे। ओके, चलो, तो देख लिया डायग्राम में, ये 4 हमारे इनर प्लैनेट हैं और ये हमारे आउटर प्लैनेट हैं। इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो फर्स्ट 4 हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं और इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, मीनिंग अर्थ लाइक। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं ये। ठीक है, हम क्यों कह रहे हैं कि ये अर्थ की तरह है? क्योंकि ये जो कुछ प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स हैं, ये अर्थ की तरह ही रॉक और मेटल्स से बने हुए हैं और इनकी रिलेटिवली हाई डेंसिटी है। ठीक है, द रेस्ट 4, बाकी के जो 4 आउटर प्लैनेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? जोवियन कहते हैं और गैस जाइंट प्लैनेट्स भी कहते हैं। जोवियन शब्द का मतलब होता है जुपिटर जैसा। अब वो बाकी 4 ऐसे ही हैं, जुपिटर जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर, उनमें से ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे इनर प्लैनेट्स से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। उनका थिक एटमॉस्फेयर है, मोस्टली उनके एटमॉस्फेयर में हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसेस हैं। अब प्लूटो, बेचारे प्लूटो को मैंने क्यों कट कर दिया वो ज़रा बताती हूँ। ठीक है, तो टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक क्या होता था, प्लूटो को हम प्लैनेट ही मानते थे। ठीक है, तो 2006 के जो स्टूडेंट्स थे, जब वो ये चैप्टर पढ़ते होंगे, वो प्लूटो को ऐसे कट नहीं करते थे। ठीक है, उसकी इज्जत करी जाती थी। ठीक है, तो 2006 में क्या हुआ, हमने डिसाइड करा कि नहीं, प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन लोगों ने मीटिंग करी। बेसिकली प्लैनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें ये लोग डिस्कस करते हैं, तो इन्होंने एक मीटिंग करी और इन्होंने डिसीजन लिया कि आज से जो प्लूटो है वो बेचारा प्लैनेट नहीं रहेगा, ठीक है। प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट। इन्होंने कहा कि प्लूटो जैसे प्लैनेट्स को हम डॉर्फ प्लैनेट बुलाएंगे। तो ना अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर कोई प्लैनेट उन रूल्स को फॉलो कर रहा है तभी ही उसे प्लैनेट कहा जाता है। प्लूटो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था बेचारा, तो हमने कहा कि ये तो डॉर्फ प्लैनेट है, इसे हम प्लैनेट, प्रॉपर प्लैनेट नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये रीजन था। अब नेक्स्ट आपकी बुक में ही एक क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूरा पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई आर इनर प्लैनेट्स रॉकी while others are mostly in gaseous form, ठीक है। तो जो हमारे इनर प्लैनेट है ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये थोड़े से रॉकी होते हैं, ठीक है, रॉकी से होते हैं। बाकी जो हमारे अदर प्लैनेट्स हैं, बाकी जो 4 प्लैनेट्स हैं, वो गैशियस फॉर्म में होते हैं। इसका कारण क्या है, ठीक है। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे कि जो इनर प्लैनेट्स हैं और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है, इसीलिए इनर प्लैनेट थोड़ा रॉकी है, आउटर प्लैनेट रॉकी नहीं होते, गैशियस होते हैं। अब क्या फर्क है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जो इनर प्लैनेट्स हैं, वो सन के बहुत पास हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, इट इज इन क्लोज विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार वेयर इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस। अब क्योंकि ये सन के ज्यादा पास हैं तो यहाँ पे गर्मी भी थोड़ी ज्यादा होती है, इट इज वार्म हियर, है ना। तो क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं या इनके आसपास बहुत गर्मी थी, तो गैसेस यहाँ पे कंडेंस करके प्लैनेट को और बड़ा नहीं कर पाए, यहाँ पे गैसेस कंडेंस नहीं हुए, ठीक है। इसीलिए ये प्लैनेट बेचारे थोड़े छोटे छोटे रह गए, क्योंकि ये सन के पास हैं, इनके जो गैसेस हैं वो कंडेंस नहीं कर पाए, ठीक है। सन के पास सोलर विंड्स चलती हैं, ठीक है। सन से एक फ्लेयर विंड निकलती है, सोलर विंड कहते हैं हम उसे, ठीक है। तो सोलर विंड, अब कोई प्लैनेट सन के ज्यादा पास होगा तो उसे ज्यादा सोलर विंड लगेगी, है ना। तो इन 4 प्लैनेट्स को, इनर प्लैनेट्स को ज्यादा सोलर विंड लगती है, जिसके वजह से इन प्लैनेट के जो गैसेस हैं वो उड़ जाते हैं। अब गैसेस उड़ गए तो वो कंडेंस होकर प्लैनेट का साइज नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स, वो सन से दूर है, उनके गैसेस एकदम बढ़िया कंडेंस करते रहते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। जो इनर प्लैनेट्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, इनका साइज छोटा होता है, तो इनका जो ग्रेविटी होता है वो भी कम होता है। इसलिए क्योंकि कम ग्रेविटी है तो ये गैसेस को होल्ड नहीं कर पाते, इनके काफ़ी सारे गैसेस ऐसे उड़ जाते हैं। तो मेन रीज़न क्या है जिसके वजह से हम कह रहे हैं कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉकी होते हैं, ठीक है, उनका साइज स्मॉल होता है। इसका कारण यही है क्योंकि वो सन के बहुत पास हैं, सोलर विंड बहुत लगती हैं, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये भी कम होता है, तो ये गैसेस को पकड़ के नहीं रख पाते, ठीक है। चलो, अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में बहुत बात कर ली, मून के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो मून हमारा इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। होता क्या है सैटेलाइट, वैसे सैटेलाइट मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे अर्थ के आसपास चक्कर काट रही हो, ठीक है। तो हम लोग भी अपने अर्थ से सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस में, है ना। उस टाइप के सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट या ह्यूमन मेड सैटेलाइट कहा जाता है। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, मून को किसी ने बनाया नहीं, वो बेचारा पहले से ही घूम रहा है, ठीक है। तो मून हमारा इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि अलग अलग लोग आए, वो थियोरी देके गए कि स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, तो क्या किसी ने कोई ये थियोरी नहीं दी होगी कि मून कैसे बना? बिल्कुल दी होगी, ठीक है। तो मून के भी अभी थियोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मून कैसे हमारा बना होगा। 1838 में थे हमारे सर जॉर्ज डार्विन, ठीक है। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है? तो ये दोनों रिलेटेड थे, फादर सन थे, ठीक है। तो सर जॉर्ज डार्विन ने क्या कहा? सजेस्टेड दैट इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो जो सर जॉर्ज डार्विन थे, इन्होंने क्या कहा कि इनिशियली क्या था, हमारा जो अर्थ और मून था वो एक सिंगल बॉडी था, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। दूसरा पेन उठा लेते हैं, रेड उठाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमारा जो ये, ठीक है, ये बहुत पहले का अर्थ आपको दिखाने की कोशिश की गई है,
कलर पे मत जाना, थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है। इस चैप्टर में आपको थोड़ा विजुअलाइज करना ही पड़ेगा, वरना इन लोगों की हाइपोथेसिस ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से ऐसे ही पढ़ोगे नहीं आएगा समझ, थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियली इन्होंने कहा कि अर्थ और मून साथ में थे और ये एकदम मस्त रोटेट कर रहे थे बहुत तेज, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, जो मून वाला पोर्शन है ना वो अर्थ से धीरे धीरे ऐसे बाहर निकलने लग गया, तो एक डम्बेल काइंड ऑफ शेप क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इस शेप के साथ भी अर्थ और मून हमारे ऐसे ऐसे घूमे जा रहे थे, ठीक है। तो धीरे धीरे और क्या हुआ, ये बीच वाली लिंक भी टूट गई, तो मून अलग निकल गया यहाँ पे और अर्थ यहाँ अलग बच गया, ठीक है। ये इनकी थियोरी थी और ये मतलब ये दोनों अब भी घूम रहे हैं, ये इनकी थियोरी थी। अब आप पूछोगे कि दीदी ये वाला जो हिस्सा है जहाँ से मून टूट के निकला है, इस हिस्से का क्या, इस हिस्से में कुछ तो होना चाहिए, तो अजीब सा लग रहा है जैसे अर्थ को बीच में से ऐसे काट के डाल दिया, इस हिस्से में क्या हुआ। तो इन्होंने इसका भी जवाब दिया कि इस हिस्से में आज के टाइम पे हमारा पैसिफिक ओशन है, इस हिस्से में धीरे धीरे पानी भर गया और फिर आज के टाइम पे हम उसे पैसिफिक ओशन कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, पहले अर्थ और मून सेम थे, धीरे धीरे ये घूम रहे थे, फिर डम्बेल शेप बनी और मून फिर डिटैच हो गया अर्थ से, और मून जो जगह छोड़ गया अर्थ पे वहां पे अपना पैसिफिक ओशन आ गया, ये इनकी थियोरी थी। However, the present scientists do not accept either of the explanation. आज के टाइम पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, ठीक है। तो हम कौन से थियोरी पे विश्वास रखते हैं, हम मानते हैं कि मून बना जायंट इम्पैक्ट के वजह से, ठीक है। तो मून कैसे बना, हम लोग किस थियोरी के ऊपर विश्वास करते हैं, उस थियोरी को कहते हैं द बिग स्प्लैट, ठीक है। द बिग स्प्लैट थियोरी के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो बिग स्प्लैट थियोरी में क्या कहा जाता है कि अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 टाइम्स ऑफ मार्स, ठीक है। मार्स के साइज को इमेजिन कर लिया, मार्स से भी 1 to 3 टाइम्स, 1 से 3 टाइम्स बड़ा एक बॉडी अर्थ से आके अचानक से टकरा गया, ठीक है। तो अर्थ से आकर, कितना क्यूट अर्थ है ना ये, तो मान लो कोई एक चीज है वो अर्थ से आके अचानक से बहुत तेज टकराया, ठीक है। तो जब ये चीज अर्थ से टकराई तो क्या हुआ, अर्थ का एक हिस्सा टूट के बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। और वो टूटा हुआ हिस्सा जो अर्थ से बाहर की तरफ चला गया वो वही हिस्सा हमारा मून है, ठीक है। इसे हम बिग स्प्लैट थियोरी कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा अगर अर्थ है तो अचानक से कोई चीज उड़ती हुई आई, हमारे अर्थ से टकराई, ठीक है। अर्थ से जब टकराई तो क्या हुआ, अर्थ में से भी थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ चला गया, ओवर टाइम क्या हुआ, वहां पे मून बन गया, उन टुकड़ों से मून बन गया और मून हमारे अर्थ के आसपास नेचुरल सैटेलाइट की तरह घूम रहा है। ये हमारा बिग स्प्लैट थियोरी है और हमारे ज़्यादातर साइंटिस्ट इसी थियोरी के ऊपर विश्वास रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब अर्थ का हमारा एवोल्यूशन ज़रा हम समझते हैं। आज के टाइम पे हमें पता है कि हमारा अर्थ कैसे दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, पर जब हमारा अर्थ इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में बना था तब अर्थ डिट्टो ऐसा नहीं दिखता था, तब अर्थ कुछ और ही दिखता था, ठीक है। तब उस टाइम पे अर्थ हमारा बैरन था, ठीक है, एकदम बंजर जमीन थी, बहुत रॉकी सा था, बहुत गर्म टेम्परेचर था। क्यों, अचानक से एक्सप्लोजन से बना था ना बेचारा, तो बहुत ही गर्म टेम्परेचर था और बहुत थिन सा एटमॉस्फेयर था यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस ज्यादा थे। आज के टाइम पे हमारा अर्थ एकदम अलग दिखता है, ठीक है। तो क्या हुआ ओवर टाइम, ऐसा क्या हुआ कि हमारा अर्थ धीरे धीरे बदल गया और आज के टाइम पे इतना सुंदर दिखता है, ठीक है। द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो वो हम समझेंगे अभी एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ का ना एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी है छोटे क्लासेस में कि हमारे अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। फ्रॉम द आउटरमोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो अगर आप अर्थ के बाहर से एकदम अंदर की तरफ जाओगे तो जो मटेरियल है हमारे अर्थ में वो यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जमीन एकदम सेम सेम है, ठीक है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है। तो मटेरियल हमारा अलग है, यूनिफॉर्म नहीं है। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो मैटर होता है उसमें सबसे कम डेंसिटी है। फ्रॉम द सर्फेस टू डीपर डेप्थ द अर्थ्स इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे अर्थ के, आपको अलग अलग लेयर, अलग अलग जोन दिखेंगे और अलग अलग जोन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अगेन आप लोगों ने ये भी अपने छोटे क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है,
ठीक है, तो हम अपने अर्थ के लेयर्स की बात करते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट से अगर आप नीचे जाओगे तो जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं मैंटल। ठीक है, दिख रहा है सबको ये क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मैंटल, मैंटल से भी और नीचे जाओगे तो आ जाएगा आउटर कोर, और सबसे अंदर हमारा इनर कोर। ठीक है, तो हम वैसे भी पढ़ रहे थे ना कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, नेब्यूला में कोर बनता है ना, तो वही हमारे अर्थ की भी एकदम अंदर क्या है, इनर कोर है। ठीक है, चलो अब एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। अब हमारे अर्थ में ना अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हमारे अर्थ में लिथोस्फेयर है, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा है लिथोस्फेयर मतलब अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे जमीन है। हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे गैसेस हैं। ठीक है, और हमारे अर्थ में क्या हाइड्रोस्फेयर है, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे पानी है ना। तो ये सारी चीजें बनी कैसे, अभी एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्थ जब स्टार्टिंग में बना था तो हमारा अर्थ बहुत ही वॉलेटाइल था। ठीक है, वॉलेटाइल मतलब स्टेबल का एकदम उल्टा। ठीक है, बहुत ही मतलब हॉट और वॉलेटाइल और बहुत रिएक्टिव सा था। ठीक है, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। ओके, जैसे जैसे डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई, टेम्परेचर भी अंदर धीरे धीरे बढ़ता गया। ओके, एज ए रिजल्ट मटीरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड। एज ए रिजल्ट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, अर्थ के अंदर जो चीजें हैं वो थोड़ी सेपरेट होने लगी, वो अपने डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट होने लगी। ठीक है, तो जो हेवियर मटेरियल्स थे ना वो नीचे की तरफ चले गए। तो आप देखोगे आयरन जैसी चीजें अर्थ में नीचे मिलती हैं। ठीक है, दे सिंक्ड डीपर, और जो लाइटर चीजें थी, जो लाइट सरफेस था, वो ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, तो अर्थ बहुत ही गर्म था, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा तो चीजें जो थी अर्थ के अंदर वो डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट होने लगी। भारी चीजें नीचे चली गई, लाइटर चीजें ऊपर आने लगी। भारी चीजें जैसे कि आयरन अर्थ में नीचे की तरफ सिंक हो गई। विद पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड। ठीक है, तो अर्थ हमारा स्टार्टिंग में बहुत ही गर्म था, टाइम जैसे जैसे पास हुआ क्या हुआ, हमारा अर्थ कूल डाउन होने लग गया। ठीक है, एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज। तो जैसे जैसे हमारा अर्थ कूल डाउन हो रहा था उसका साइज भी हल्का सा धीरे धीरे छोटा होने लग गया। दिस लेटर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। धीरे धीरे जैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर कम होता गया, बाहर अर्थ के क्या बन गया, क्रस्ट बन गया। क्रस्ट क्या है, अर्थ के एकदम बाहर वाले सरफेस का नाम क्रस्ट होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून ड्यू टू जायंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। जब मून हमारा बन रहा था तब बेचारा अर्थ सेटल ही हुआ था। ठीक है, उसी टाइम पे अचानक से एक स्टार आता है, ठीक है, या कुछ भी आता है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता स्टार है। ठीक है, मार्स से भी थोड़ा ज्यादा साइज था उसका, वो आके अचानक से अर्थ से टकरा जाता है ना। तो जैसे ही वो अर्थ से टकराता है क्या होता है, अर्थ फिर से हीट अप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ कंप्लीटली स्टेबल नहीं हुआ था, तो जैसे ही कोलिजन होता है हमारा अर्थ फिर से हीट अप हो जाता है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, तो अर्थ में जो भी मटेरियल है वो अलग अलग लेयर्स में गए, और इसी को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू सेंट्रल पार्ट्स वी हैव लेयर्स। तो जब आप सेंटर से लेके ऊपर तक जाते हो अर्थ में आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो ये बुक में यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको थोड़ा पहले ही दिखा दिया, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये हमारे लेयर्स का नाम है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर। सबसे बाहर क्रस्ट, फिर मैंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ठीक है, चलो तो ये लिथोस्फेयर के बारे में, क्रस्ट कैसे बना ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो समझते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अभी की अगर हम बात करें, अगेन आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे आसपास जो हवा है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है ना। पर एकदम स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं था, हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बना। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बना, एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब बहुत पहले जब अर्थ एकदम स्टार्टिंग में बना था, तो उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे हटने लगा। ठीक है, तो जो पहले सबसे पहले वाला एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी।
पर हमारा अर्थ उस टाइम पे सोलर विंड्स लग रहे थे बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर, तो ये सारी गैसेस हट गई, ठीक है, कम हो गई हमारे एटमॉस्फेयर से। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, हमारे अर्थ के अंदर जो हॉट इंटीरियर है उसके वजह से धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बनने लग जाता है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर वाला पार्ट एकदम हॉट है, उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, हमारे आसपास एटमॉस्फेयर बनने लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस है थ्रू विच गैसेस वर आउटपोर्ट फ्रॉम इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। तो हमारे अर्थ में क्या होता था, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी वॉल्केनो इरप्ट होता था, कभी कोई अर्थक्वेक आ जाता था, तो क्या होता था, अर्थ के अंदर ये जो गर्मी है ये धीरे धीरे रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती थी और धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर बनता था। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू अर्थ के अंदर के गैसेस हीट एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसे हम डीगैसिंग कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डीगैसिंग, संभाल लेना, बस वो डेफिनेशन लिखनी है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। धीरे धीरे लिविंग थिंग्स आने लगे हमारे प्लैनेट में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने लगा और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस धीरे धीरे आने लगे, ठीक है। ऑक्सीजन वैसे एग्जैक्टली कहाँ से आया वो अभी हम थोड़ा सा और आगे जाकर भी डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस तो पता है ना सबको, 10th तक तो हमने साइंस ही लिया, कहीं दिमाग में ये चल रहा हो कि दीदी साइंस से तो बचना था इसलिए ह्यूमैनिटीज ली, आप बहुत ही ज़्यादा साइंस पढ़ा रही हो, ठीक है। तो नहीं, ये बेसिक है, इतना साइंस हमें पता होना चाहिए, इसलिए 10th तक तो सबको ही सब कुछ पढ़ाया जाता था, ठीक है। इससे हमारा बेस बन रहा है तो इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अब हम थोड़ा पानी के बारे में पढ़ लेते हैं कि पानी अर्थ में इतना कैसे आया। अभी तो इतना हमने यही पढ़ा कि एटमॉस्फेयर कैसे बना, अब हाइड्रोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। तो हमारे अर्थ में क्या था, कंटिन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे स्टार्टिंग में। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता था तो क्या होता था, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर और अलग अलग टाइप की गैसेस रिलीज होती थी। अब वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर जब ऊपर जाता है, ऊपर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होती है। वाटर साइकिल में पढ़ा है ना हमने, इवेपोरेशन होता है, पानी क्या होता है, वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, ऊपर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हो जाती है ना। तो वही हुआ, हमारे अर्थ में बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, तो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में आ रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, बारिश होने लग गई, ठीक है। अब ये जो बारिश है ये धीरे धीरे हमारे अर्थ में कलेक्ट होने लगा, ओके। तो हमारा अर्थ, जैसे ये जो मैं बहुत क्यूट सा अर्थ लेकर आई हूँ, इसे देखकर लगता है ना कि एकदम परफेक्ट सर्कल है हमारा अर्थ। तो हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि ऐसा परफेक्ट सर्कल नहीं होता हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ में ऐसे बड़े बड़े डिप्रेशंस, गड्ढे होते हैं, तो इन डिप्रेशंस में जाके ये पानी भर गया और फिर क्या हुआ, ओशंस बनने लगे। तो आज के टाइम पे हम जो ओशंस जानते हैं उसमें क्या हुआ था, वो बहुत बड़े डिप्रेशंस थे जिनमें पानी भर गया, ठीक है। अब अर्थ में जो ओशंस थे नहीं, अब भी हैं, तो ये 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, इस टाइम के अराउंड हम देखते हैं कि अर्थ के ओशंस बनने लग गए। दिस टेल अस दैट द ओशन आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स। तो हमें अब जो ओशंस दिखते हैं उनकी एज क्या है, 4000 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो सम टाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो, 3800 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, लाइफ धीरे धीरे हमारे अर्थ में लाइफ आने लगी। कैसे, अब जमीन भी है, एटमॉस्फेयर भी है, पानी भी है, सब कुछ है, टेम्परेचर भी धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है, तो अर्थ में लाइफ आने लगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस धीरे धीरे हमारे प्लांट्स करने लगे। तो स्टार्टिंग में ना ये सारी चीजें सिर्फ पानी के अंदर होती थी, सब कुछ लाइफ पानी के अंदर था, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे ओशन के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा भर गया। अब ओशन के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तो क्या होगा, धीरे धीरे यही ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगा और ऐसे ही हमारे अर्थ में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होने लगी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स कहाँ से आए। तो लास्ट फेज जो है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसमें क्या हुआ, हम देखते हैं कि अर्थ में धीरे धीरे लाइफ आने लग जाती है, ठीक है। तो इट इज अनडाउटेबली क्लियर दैट इनिशियली अर्थ और इवन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंड्यूसिव ऑफ लाइफ, ठीक है। हमें पता है स्टार्टिंग में जब बिग बैंग थियरी हुई, बिग बैंग हुआ तो अचानक से वहां पे लाइफ नहीं आई, ठीक है। स्टार्टिंग में अर्थ में ऐसा माहौल ही नहीं था कि लाइफ आ पाए, धीरे धीरे लाइफ डेवलप हुई। तो हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं
वो क्या कहते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो एक केमिकल रिएक्शन था, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे असेंबल होने लगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स असेंबल होने लगे एंड फिर लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुए। तो ये जो अलग अलग ऑर्गेनिक केमिकल मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने असेंबल करा और फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट करने लगे, अपने आप को डुप्लीकेट करने लगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन का कोई तरीका था, पर ये जो मॉलिक्यूल्स थे ऐसे बहुत सारे बनने लगे, ठीक है। एंड फिर धीरे धीरे लाइफ आने लगी। हमें कैसे पता कि उस टाइम पर ऐसे धीरे धीरे लाइफ बन रही थी? हमारे पास फॉसिल्स हैं जिनसे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गे, ठीक है, हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मच ओल्डर दैन सम 3000 मिलियन ईयर्स। तो हमें जो फॉसिल्स वगैरह मिले हैं उस हिसाब से कुछ अराउंड 3000 मिलियन ईयर्स पहले ही ब्लू एल्गे जैसे स्ट्रक्चर्स हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करते थे। इट कैन बी अज्यूम दैट लाइफ बिगैन टू इवॉल्व, हमारे हिसाब से लाइफ अर्थ पे कब इवॉल्व करने लगी? अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और ये चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा ठीक है, वैसे तो देखो इसे चलना चाहिए था, मैं मतलब प्रॉपर कन्फेटी लेकर आई थी जो इधर उधर उड़ना चाहिए था आप लोगों को कहने के लिए कि चैप्टर खत्म, सेलिब्रेट करो, ठीक है, पैट योर बैक, ऐसे ऐसे करो, कहो गुड जॉब। तो पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है एंड हमने एनसीईआरटी की सारी लाइंस एक एक रीड कर करके मैंने समझाई हैं। तो आई होप आप बच्चों को ये चैप्टर सुपर क्लियर है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी एंड नेक्स्ट आप लोग क्या करना चाहोगे। वो तो आप लोग खैर बताते ही हो, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी एकदम भर देते हो कि दीदी ये दीदी वो, एंड आई फील सुपर हैप्पी जब मैं आपके इतने सारे कमेंट्स देखती हूँ। तो हाँ, प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी कि आपको नेक्स्ट क्लास कैसी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। एंड हाँ, इसी वीक के अंदर हम आपके लिए एक और क्लास लेकर आएंगे। ओके चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।